में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ सीजीएसटी। चैप्टर 5 ऑफ सीजीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगर हम कहें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है ये सीजीएसटी एक्ट का, जो हमें बताता है कि हमें क्रेडिट किसका अवेल कर सकते हैं, कौन-सा अवेल हम नहीं कर सकते, कौन-सा आईटीसी हमें लेना अलाउड है, कौन-सा आईटीसी हमें अलाउड नहीं है। काफ़ी केसेज़ में ऐसा होता है कि काफ़ी ऐसे लोग समझते हैं कि इनवॉइस उनके पास है, इनवॉइस में उन्होंने चेक किया कि जीएसटीएन नंबर हमने जो परचेज़ की है, हमने जो इनवर्ट सप्लाई ली है, उसका जीएसटीएन नंबर उसमें सही है, उसका उसमें टैक्स रेट सही लगा हुआ है और तो हमारे 2A 2B में आ रहा है, तो हम उसका क्रेडिट ले लें। लेकिन अब जब हम ये चैप्टर चैप्टर नंबर 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे, तो हमें समझ आएगा कि ये जो हम आज तक इनवॉइस में देख के जो हम सोचते हैं कि हमारा जीएसटीएन नंबर सही है और 2A 2B में भी शो कर रहा है, टैक्स बिल्कुल सही है, तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं। आज के बाद जो है हमारी जो ये मिथ है, वो खत्म हो जाएगी टोटली। आज जो हम देखेंगे हम एक बहुत ही छोटा-सा पार्ट कंसिडर्ड जो है, अगर अगर ये फिनोमेना हम लेके चलते थे, तो बहुत ही छोटा पार्ट लेके चलते थे और वो भी टोटली सही नहीं था। आज हम सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21 इसमें ये 5 अगर हम कहें सॉरी इसमें अगर हम कहें तो ये 6 सेक्शंस जो हैं हम इस चैप्टर में आईटीसी के चैप्टर में जो है करेंगे वन बाय वन। काफ़ी लेंथी चैप्टर है। इसके रिगार्डिंग हमें रूल्स भी साथ में करने पड़ेंगे, जहाँ पे हमें इसमें अराउंड हो सकता है कि हमारी 3 पार्ट में ये डिस्कशन पूरी हो, जहाँ पे सेक्शन 16, 17, 18 में हमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि हमें बताएगा कि कौन-कौन से जो है, हमें किस तरीके से आईटीसी अवेल करने की परमिशन है और कौन-कौन से आईटीसी जो है हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, जो हम अवेल कर ही नहीं सकते, हमारे लिए अलाउ ही नहीं है। अब हमें लीगल बैकिंग पता लगेगी कि कई कई केसेज़ में अगर हम आईटीसी किसी का नहीं लेते, तो वो कहाँ लिखा गया है एक्ट में कि हमारे लिए वो आईटीसी लेना अलाउड नहीं है, टोटली। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में फ़ॉल करते हो, किसी भी क्लाइंट के केस में कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारे को जो सेक्शन 16, 17, 18 ये सारे सेक्शंस इसके आईटीसी में जितने सेक्शंस लिखे हैं, हमें वो सेक्शन परमिट करता है आईटीसी लेना या हमें परमिट नहीं करता। तो वन बाय वन अगर हमें आज तक हमने ये सेक्शन नहीं पढ़े हैं, तो आज तक जो हम करते आ रहे थे प्रैक्टिकली, वो बहुत ही एक छोटा-सा पार्ट था, जिसके हिसाब से हम क्रेडिट नहीं लेते थे और कई बार हमें जो है वो क्रेडिट अलाउ नहीं होता था और हमें प्रोविज़न ना पता होने की वजह से हम क्रेडिट ले लेते थे, तो वो टोटली गलत हो जाता था। लेकिन आज से जब हम ये आईटीसी का चैप्टर पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कौन-कौन से क्रेडिट हमारे को अलाउड होते हैं और कौन-कौन से क्रेडिट हमें अलाउ नहीं होते और क्रेडिट हम जो है क्रेडिट कब तक ले सकते हैं। क्रेडिट लेने का भी एक टेन्योर है, उस डेट के बाद जो है हम क्रेडिट नहीं ले सकते, चाहे हमें अलाउड है, तो भी हम क्रेडिट नहीं ले सकते। तो वन बाय वन ये सारे सेक्शन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो डे टू डे चेंजेस आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। मतलब अगर हम कहें तो मेन पार्ट जो अगर हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू होने जा रहा है, तो वो कहें तो कहीं न कहीं यहाँ से बहुत मेन पार्ट शुरू होने जा रहा है, जहाँ पे एक-एक प्रोविज़न मैं हम कहें एक-एक सेक्शंस और उसके जो रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसको हम प्रैक्टिकली कोरिलेट भी करेंगे साथ-साथ कि प्रैक्टिकली जब हम कौन-सा केस फॉल करता है और उस केस में हमें क्रेडिट लेना है कि नहीं लेना। तो अब हम शुरू करते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को, जहाँ हम सेक्शन 16 जो कि बात करता है एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी और कुछ कंडीशंस बताता है कि क्या एलिजिबिलिटी है आईटीसी लेने की और क्या-क्या कंडीशंस हैं आईटीसी लेने की कि हमने जो इनपुट लिया, उस इनपुट में जो टैक्स लगा हुआ आया है, उसका क्रेडिट हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने जो इनपुट लिया, उस एलिमेंट में जो टैक्स लग के आया, उसका क्रेडिट हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, उसको हम कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए अगर इनपुट टैक्स उसमें लगा हुआ आया है, क्रेडिट ले सकते हैं और क्रेडिट नहीं ले सकते, ये सारी बातें आज हम करेंगे।
उसके लिए क्या क्या क्रेडिट लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सारी बातें हम सेक्शन 16 में करेंगे। सेक्शन 17 में हम कुछ अपोर्शनमेंट की बात करेंगे, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, और साथ में बात करेंगे कि कौन कौन सा क्रेडिट हमें अलाउड ही नहीं है, कौन कौन सा क्रेडिट हमें टोटली डिसअलाउड है, वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद सेक्शन 18 में हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कौन कौन से हम इसमें अलग अलग केसेस पढ़ेंगे कि उन केसेस में किस तरीके से हमें आईटीसी लेना है, वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हमारे पास आएंगे 19, 20, 21। ये सारे सेक्शन हम वन बाय वन कवर अप करेंगे। अगर हम समराइज करें तो हमें ये 6 सेक्शन जो है इस चैप्टर में कवर अप करके चलने हैं। काफी लेंथी चैप्टर है, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 16। अगर हम कहें तो इस चैप्टर की जो बुनियाद है वो ही सेक्शन 16 से है। अगर इसमें जितने मर्जी इंपॉर्टेंट का एम लगा लो उतने कम है, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है कि हम कभी भी कोई भी इनवॉइस का क्रेडिट ले रहे हैं तो सेक्शन 16 तो हमें चेक करना ही करना है। सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाइड, कोई भी कंडीशन इसमें से वॉयलेट होती है, सेटिस्फाइड नहीं होती, तो हम उसका क्रेडिट ले ही नहीं सकते। जितने मर्जी का क्रेडिट हो, हमें अलाउड ही नहीं है। इसलिए ये सबसे मेन, इस चैप्टर का सबसे मेन सेक्शन है। सारे सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है अगर हम कहें तो इस चैप्टर की बुनियाद है, इस चैप्टर की फाउंडेशन है। तो ये तो हमें ध्यान से जो है समझना है कि क्या एलिजिबिलिटी है क्रेडिट लेने की और क्या क्या कंडीशंस हैं। इसको हम इसकी कंडीशन को 4 पार्ट में मेनली बांटेंगे, मतलब 4 इसमें कंडीशंस हम मेनली देखेंगे। तो लेकिन इसको हम सेक्शन बाय सेक्शन, सबसेक्शन बाय सबसेक्शन इसको हम कवर करके चलेंगे। सेक्शन बाय सेक्शन तो देखेंगे ही, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसके जो सबसेक्शंस हैं, एक एक सबसेक्शन का ही अलग अलग रोल प्ले करता है। तो सबसेक्शन 1 से शुरू करते हैं। सबसेक्शन 1 इस सेक्शन का क्या कहता है, ये इसके एम्बिट को बढ़ा देता है, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आईटीसी का क्रेडिट का एम्बिट है, एम्बिट मतलब दायरा है, वो धीरे धीरे कितना वाइडर होगा और कितना नैरो होगा। हम धीरे धीरे जब इस प्रोविजन को आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें सीधा सीधा ये क्लियर होता जाएगा। तो 16 सबसेक्शन 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, स्टार्टिंग से हम उसको ग्रीन में हाईलाइट करके चल रहे हैं। रेड में जो अपोजिट होता है, रिस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, उसको रेड में मार्क कर रहे हैं। राइट, तो हमें एक एक वर्ड का ध्यान देना है। तो ये पूरी की पूरी बेयर एक्ट की ही लैंग्वेज है। इसको मैंने बीच बीच में सिंप्लीफाइड करके जो है अपनी लैंग्वेज में जहां जहां लिखा है, जहां जहां इस तरीके की हैंड राइटिंग आपको देखेगी, ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है हमारी फॉर्म में। बाकी अदरवाइज ये सेम टू सेम जो एक्ट में लिखा गया है, हर चैप्टर में जो है हम एक्ट की ही लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक्ट से डेविएट नहीं कर सकता। कोई भी केस है वो एक्ट के बिना जो है एक्ट से ऊपर नहीं है। इसलिए एक्ट जो है, एक्ट में जो लिखा गया है वो ही सबसे ऊपर है। तो इसलिए एक्ट की जो लैंग्वेज है वो ही यहाँ पे हम रेफर करेंगे। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब जो भी जिसके पास जीएसटी नंबर है, शेल, शेल मतलब मैंडेट है, मैंडेट है। अभी ये रेड पार्ट को छोड़ देते हैं, यहाँ पे आगे ग्रीन पार्ट को पढ़ते हैं। बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ आईटीसी, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। इनपुट और टैक्स को और क्रेडिट को समझना जरूरी है, हमने डेफिनेशन पार्ट भी इसकी करी थी। इनपुट टैक्स क्या होएगा, इनपुट टैक्स होगा जो हमने इनवर्ड सप्लाई ली उसमें जो टैक्स पार्ट है, जो हमने इनपुट सप्लाई ली उसमें जो टैक्स पार्ट है। एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने 100 रुपए की इनवर्ड सप्लाई ली और उसमें 9% सीजीएसटी लगा था, 9% एसजीएसटी लगा था। तो 100 के ऊपर 9 रुपए सीजीएसटी, 9 रुपए एसजीएसटी, टोटल 118 रुपए का वो इनवॉइस आया। तो हमारे लिए इनपुट टैक्स कितना हो गया, 9 रुपए सीजीएसटी, 9 रुपए एसजीएसटी हमारे लिए इनपुट टैक्स हो गया। उस इनपुट टैक्स का हम क्रेडिट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, वो ये सारी बातें यहाँ पे होंगी। तो वो कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है वो एंटाइटल्ड है, जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है उसको अलाउड है क्रेडिट लेना इनपुट टैक्स का। इनपुट टैक्स के एग्जांपल से समझ गए कि 100 रुपए का बिल आया, 100 प्लस जीएसटी का, 100 प्लस 99 सीजीएसटी एसजीएसटी या 9 18 लगा 18% आईजीएसटी मान लो, जो भी इनवॉइस हमें सबको पता है कैसा होता है।
तो उस पे जो क्रेडिट लगा हुआ है उस क्रेडिट के लिए वो सबसेक्शन 1 कहता है कि अलाउड है। अभी तक क्या इसने दायरा खोल दिया, पूरा दायरा खोल दिया कि कोई भी पर्सन रजिस्टर्ड है उसके लिए जो उसने इनपुट लिया उसमें जो क्रेडिट लगा है उसका इनपुट के ऊपर जो टैक्स लगा है उसका क्रेडिट लेना अलाउड है। राइट, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये बात कहता है। फर्दर कहता है इसमें चार्ज और एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, राइट, विच इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब वो जो इनपुट उसने लिया है वो किस में यूज होना चाहिए, वो बिजनेस में यूज होना चाहिए, वो बिजनेस में यूज होना चाहिए। वो पर्सन रजिस्टर्ड होगा, पहली बात कह दी उसने, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, राइट। यहाँ पे हम लिखते हैं 1, पहली कंडीशन उसने लगा दी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जब वो रजिस्टर्ड होगा तो ही उसका आईटीसी का क्रेडिट लेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या लगा दी उसने कि इस इन वो यूज किस में होगा, जो उसने इनपुट लिया है, जो उसने इनपुट लिया है वो किस में यूज होगा, बिजनेस में यूज होगा। तो हमारी दूसरी कंडीशन बन गई कि वो इनपुट जो है बिजनेस में यूज होना चाहिए। और वो कहता है कि अगर वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो एंटाइटल्ड है, वो उसको अलाउड हो जाएगा, वो ले सकता है क्रेडिट, राइट। यहाँ पे लिखा है शेल, मतलब मैंडेट हो गया, मैंडेट कर दिया उसको, मैंडेटरी अलाउ कर दिया, मैंडेटरी अलाउ कर दिया। अलाउ कर दिया इसका मतलब क्या है, मैं एलिजिबल हूं लेने के लिए, अब मेरी मर्जी है मैं लूं या ना लूं, राइट। मेरे लिए क्रेडिट लेना, मेरे पास एक इनवॉइस आया, मैं रजिस्टर्ड हूं, मेरे पास मैंने कोई इनपुट लिया, इनपुट में मेरे को 100 प्लस 18%, 118 रुपए मैंने पे करा और 118 रुपए का इनवॉइस लिया। अब मेरी मर्जी है, अब मैं, लेकिन मैं बिजनेस के लिए यूज करूंगा उसको, तो वो अब मेरी मर्जी है मैं उस 18 रुपए का 9+9 का क्रेडिट लूं या ना लूं। इसलिए एंटाइटल टू टेक क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। और कहता है जैसे ही हम क्रेडिट लेंगे द सेड अमाउंट, अमाउंट कौन से की बात कर रहा है, ये टैक्स की, जो हमने अभी बात करी सीजीएसटी और एसजीएसटी, 9 रुपए की बात कर रहा है, शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जिसने प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पोर्टल में देखा है उसको पता होगा कि इनपुट क्रेडिट को जैसे ही हम बुक करते हैं वो हमारा कहाँ चला जाता है, वो एक क्रेडिट हो जाता है, कहाँ पे क्रेडिट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाता है। हमने प्रैक्टिकली भी ये चीज बहुत बार देखी है, हमने लेजर्स में जब जाते हैं वहां पे जाके हम इलेक्ट्रॉनिक, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वहां पे दिखते हैं। तो वो जैसे ही हम आईटीसी बुक करते हैं तो वो हमारा कहाँ चले जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चले जाता है। और जब हम उसको सप्लाई के साथ एडजस्ट कर देते हैं उस क्रेडिट को तो वो अमाउंट जो है डेबिट हो जाता है, राइट। प्रैक्टिकली देखा होगा, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो जब हम एंटाइटल्ड हो जाएंगे उस क्रेडिट के लिए और क्रेडिट ले लेंगे, वो हमारा कहाँ चला जाएगा, वो क्रेडिट, वो हमारा क्रेडिट चला जाएगा क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, अभी तक इसने अपनी एम्बिट जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। सबसेक्शन 1 में इसने एम्बिट बढ़ा दी कि आप रजिस्टर्ड हो, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, इनपुट जो है वो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो आप क्रेडिट ले लो। अब जो है हम देखेंगे, अब इसने दायरा इतना बड़ा कर दिया, अब वो दायरा धीरे धीरे जो है ये सेक्शन जो है छोटा करता जाएगा। गवर्नमेंट क्या चाहेगी, इसके लिए इंटेंशन समझना जरूरी है, जैसे हमने पहले भी समझी थी। इंटेंशन समझना, जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई किया था वहां पे भी हमने इंटेंशन की बात करी थी कि गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन रहेगी, गवर्नमेंट कहेगी जल्दी से जल्दी टैक्स आए, टैक्स पेयर क्या चाहेगा, डिले, जितना डिले हो सके उतना डिले हो। वैसे ही इंटेंशन यहाँ पे भी लगेगी, गवर्नमेंट चाहेगी कम से कम मैं आईटीसी अलाउड करूं, कम से कम आईटीसी अलाउड करूं, और ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, राइट। तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 में 16, सबसेक्शन 1 में देखा दायरा बहुत बढ़ा दिया। अब देखेंगे कि दायरा जो किस तरीके से जो है उसको कम करते जाएंगे, दायरा को आईटीसी अलाउड का कम करते जाएंगे। सेक्शन 16 1 पढ़ लिया हमने, दायरा बढ़ा दिया। ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, ऐसे ही सेक्शन याद होंगे कि किस सेक्शन में किस तरीके से जो है बात करी गई है। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, कहता है मैं नहीं जानता ये सेक्शन क्या कहता है, कहता है नो रजिस्टर्ड पर्सन, ऊपर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सबको अलाउड कर दिया था, कहता कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो है एंटाइटल्ड नहीं होगा, कोई भी आईटीसी नहीं लेगा। ऊपर वाला कहता है आईटीसी ले लो ले लो, ये कहता है कोई नहीं लेगा आईटीसी, कहता है कोई आईटीसी नहीं लेगा जब तक कि, अनलेस, जब तक कि उसके पास
ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी एग्जाम में कह लो तो ये 4 कंडीशन जो है प्रैक्टिकली, थियोरिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। 16(2) की 4 कंडीशंस कि कौन सी 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी है कोई भी इनवॉइस, कोई भी आईटीसी अवेल करने के लिए। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए कहता है कोई भी टैक्स इनवॉइस कोई भी जो है क्रेडिट नहीं लेगा जब तक कि उसके पास टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, जब तक कि उसके पास इनवॉइस नहीं होगा, टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट। अब ये डेबिट नोट क्या होता है? जब हम सेक्शन 34 पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे डेबिट नोट क्या होता है। जब हम सेक्शन 31 पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ेंगे टैक्स इनवॉइस क्या होता है। टैक्स इनवॉइस का मैंने हल्का सा रेफरेंस भी दिया था जब हमने सेक्शन 12 पढ़ा था, टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन 12 पढ़ा था, वहां पे जब रेफरेंस दिया था मैंने सेक्शन 31 का टैक्स इनवॉइस का। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस होगा चाहे वो डेबिट नोट होगा, डेबिट नोट से भी सप्लायर की वैल्यू टैक्स क्या बढ़ती है, टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है, और इससे भी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है। टैक्स इनवॉइस जिसने सप्लाई करेगा तो वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी। सेम वे में डेबिट नोट इशू करेगा तो भी सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। है क्रेडिट नोट से लायबिलिटी कम होती है, डेबिट नोट से लायबिलिटी बढ़ती है। हम जब सेक्शन 34 पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में कवर करेंगे। अदरवाइज अभी हमें यह ध्यान रखना है कि हम क्रेडिट कब ले सकते हैं। हमें सप्लायर, मान लेते हैं मैं सप्लायर हूं, आप जो है रेसिपिएंट हो, ऐसे एग्जांपल लेकर चलो, तो मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा या मैंने उस रेट को पहले कम रेट पे इनवॉइस इशू कर दिया था तो फर्दर मैं क्या दे रहा हूँ, डेबिट नोट दे रहा हूँ, उसी ट्रांजेक्शन की वैल्यू बढ़ाने के लिए डेबिट नोट इशू करूंगा। राइट, पहले हजार वो जो है 1200 का होना था, मैंने गलती से 1000 रुपए का इनवॉइस दे दिया आपको, आपने 1000 के हिसाब से जीएसटी जो उसमें लगा था उसका क्रेडिट ले लिया, और अब 200 रुपए का डेबिट नोट अलग से दूंगा तो 200 रुपए पे भी जो जीएसटी लगेगा उसके क्रेडिट भी आप ले लोगे। लेकिन ये कंडीशन क्या लगाता है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए। यही कंडीशन कहता है ही इज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट, ये होना चाहिए issued by the supplier और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे? टैक्स, अभी हमने टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट की बात करी, ये दोनों आपके पास होंगे, आप क्रेडिट ले पाओगे। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट हैं जो कि रूल 36(1) में लिखे गए हैं। रूल 36(1) में कौन कौन से ऐसे इनवॉइस, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके बेसिस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। इसके लिए मैं रूल 36(1) में जंप कर रहा हूं। रूल 36(1) में और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट आते हैं जिसके बेसिस पे रेसिपिएंट जो है क्रेडिट लेने के लिए अलाउ हो जाता है। रूल तो सेक्शन के बाद मैंने रूल 36 डाला है, तो रूल 36 में मैं जंप कर रहा हूं, अब दोबारा हम वहां पे आ जाएंगे। उसके बाद ये आता है हमारा चैप्टर 5 ऑफ सीजीएसटी रूल्स में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स में। कल मैंने इसके बारे में लास्ट डिस्कशन में भी चर्चा करी थी कि रूल्स में जो है कॉरेस्पॉन्डेंस रूल लिखे जाएंगे और मेन एक्ट में जो है उसके रिगार्डिंग सेक्शंस लिखे जाएंगे। तो रूल 36 में जो है इसके रिगार्डिंग बात करी गई है कि डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट की कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनके बेसिस पे क्रेडिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताता है रूल 1 में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है वो अलग से हम डिस्कस करेंगे, वो भी क्रेडिट लेने के लिए अलाउड है ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट। अगर उसके पास इनवॉइस है अंडर सेक्शन 31, अगर उसके पास इनवॉइस है 31(3) सबसेक्शन एफ, ये हम सेक्शन 31 जब पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे कि कौन कौन से वहां पे इनवॉइसेस हैं, इसको हम डिटेल में सेक्शन 31 में कवर करेंगे। अभी आप सिर्फ इनवॉइस मान लो, टैक्स इनवॉइस मान के चलो। उसके बाद डेबिट नोट, डेबिट नोट की मैंने बताया कि डिटेल में हम सेक्शन 34 जब करेंगे वहां पे चर्चा करेंगे। इसका मैंने रेलेवेंस बता दिया कि ओरिजिनल इनवॉइस से भी सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ेगी, आप क्रेडिट ले सकते हो। डेबिट नोट में भी मेरी, अगर मैं एज अ सप्लायर हूं तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, मैं टैक्स पे करूंगा, आप क्रेडिट ले सकते हो। ऐसे ही इसके अलावा क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे एनी अदर डॉक्यूमेंट, जो अभी हमने ऊपर सेक्शन में क्या पढ़ा, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और
एनी अदर डॉक्यूमेंट, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वो एनी अदर डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, वो कहता है बिल ऑफ एंट्री। जब हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं तो ऐसे केसेस में हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है बिल ऑफ एंट्री, हम उस पे आईजीएसटी पे करा होता है, हमने इंपोर्ट के केस में आरसीएम बेसिस पे आईजीएसटी पे किया होता है, तो उसका क्रेडिट हमें भी मिल जाता है, तो इसलिए वो एनी अदर डॉक्यूमेंट में आ गया। इसके अलावा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जब अपना क्रेडिट बांटता है तो वहां पे उस केसेस में भी जो है वो जब जैसे वो क्रेडिट बांटेगा, जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसके बेसिस पे भी क्रेडिट जो है ले सकेंगे। तो ये सारी कंडीशंस निकल के आ जाती हैं जहां पे हम क्रेडिट ले सकते हैं। अभी जीएसटीआर 2 एक फॉर्म भी बनाया था, लेकिन जीएसटीआर 2 जो है वो इफेक्ट में नहीं रहा। पहले जो स्टार्टिंग में जब लॉ आया था तो वहां पे फॉर्म बनाए गए थे जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3, ये फॉर्म बनाए गए थे, लेकिन प्रैक्टिकली डिफिकल्टी की वजह से जो है टू को जो है इफेक्ट में नहीं लाए, और 1 जो है इफेक्ट में रहा सिर्फ जीएसटीआर 1, और इस 3 की जगह जो है फॉर्म 3 भी ले आए थे। इसलिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी जो है फाइल किया जाता है। टू के बेसिस पे जो है क्रेडिट अलाउड करना था, लेकिन यह 2 जो है प्रैक्टिकली जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है, राइट। इसके अलावा कहता है प्रोवाइडेड दैट, ये रूल का प्रोवाइडेड पढ़ रहे हैं, अभी हम रूल 36 में आए हुए हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द सेट डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन ऑल द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर बट कंटेनिंग, वो कहता है इसमें इसमें दिया गया था कि क्या क्या एक इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं, उसमें जो है सप्लायर का नाम, उसका जीएसटीएन नंबर, उसका एड्रेस, और रेसिपिएंट का नाम, उसका जीएसटीएन नंबर, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस, वो भी उसकी भी लिमिट डाली गई। तो इस तरीके से ग्राउंड्स दिए गए थे कि एचएसएन मैंडेटरी एचएसएन डालना है कि नहीं, कब तक, कौन से केसेस में एचएसएन डालना है, तो इनवॉइस में क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, वो सारी चीजें वहां पे लिखी गई थी। अब इसमें से इसने कहा कि अगर सारी चीजें नहीं है तो भी चलेगा, अगर उस इनवॉइस में सारी चीजें मेंशन नहीं है, अगर वो इनवॉइस डज नॉट कंटेन ऑल द पर्टिकुलर्स, अगर सारी चीजें उसमें नहीं है, लेकिन उस इनवॉइस के अंदर डिटेल ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स, जो अमाउंट टैक्स का अमाउंट है, सीजीएसटी एसजीएसटी 9 रुपए वहां पे स्पेसिफाइड है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स कि गुड्स की क्या डिस्क्रिप्शन है वो डाली हुई है, कि क्या प्रोडक्ट का क्या नाम है, वैल्यू ऑफ गुड्स कितने रुपए की, 100 रुपए की हमारे एग्जाम्पल में जो थी वो वैल्यू, जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर, जो सप्लायर है उसका स्टार्टिंग में लिखा होता है ना जीएसटीएन, तो वो डालना जरूरी है, और रेसिपिएंट का जीएसटीएन अगर वो रजिस्टर्ड है तो। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन हम आईजीएसटी में पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो हम आईजीएसटी में, अभी सिर्फ टर्म याद रखनी है प्लेस ऑफ सप्लाई, वो भी जरूरी है। इंटर स्टेट सप्लाई, अगर सेम स्टेट के अलावा कोई और स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी उस इनवॉइस में होना चाहिए, लिखा होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई, और उसके आगे हम स्टेट डालेंगे कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा उस ट्रांजेक्शन का क्या बनता है। तो अगर वो कहता है कि बाकी कंडीशंस नहीं है लेकिन ये सारी चीजें हैं, कौन कौन सी, यहां से लेकर यहां तक, क्या क्या पढ़ा हमने, डिटेल ऑफ द टैक्स, टैक्स का अमाउंट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, वैल्यू है, जीएसटीएन नंबर है सप्लायर का और रेसिपिएंट का, और प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगर ये 5 एलिमेंट्स हैं तो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अलाउ कर दिया जाएगा, ये एलिमेंट्स भी हैं उस टैक्स इनवॉइस के अंदर तो भी जीएसटी अलाउ कर दिया जाएगा। अब रूल 36 की सब रूल 3 क्या कहता है, वो कहता है नो आईटीसी शैल बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड इन इन एनी ऑर्डर। वो कहता है कोई भी आईटीसी अलाउड नहीं होगा अगर अगर वो जो टैक्स पे किया है वो किसी ऑर्डर के तहत पे किया है, कोई ऑर्डर के तहत पे किया है जिसकी जिसकी डिमांड किस वजह से है, किसी ने कोई फ्रॉड कर दिया, किसी ने कोई फ्रॉड कर दिया, तो जो है डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया और उनको पता लगा अरे ये तो फ्रॉड किया है इसने, या फिर इसने तो गलत आईटीसी ले लिया, तो उस केस में वो आईटीसी अब उसको उतना पे करना पड़ेगा। वो आईटीसी जैसे ही उसने एक्सेस या फिर आईटीसी उसने ज्यादा अवेल कर लिया, ठीक है, ऐसे केस में आईटीसी वो रिवर्स करेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उसको जो वो पे कर रहा है उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा।
या फिर उसने विलफुल मिसस्टेटमेंट करी है, कोई चीज उसने गलत जो है स्टेटमेंट, मतलब जीएसटीआर 1 में गलत डाटा डाला है, ऐसे केसेस में जो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको अलाउ नहीं होगा। सप्रेशन ऑफ फैक्ट मतलब जो असलियत, जो असली बात है उसको छुपाना, उसको कहते हैं सप्रेशन ऑफ फैक्ट। फैक्ट, असलियत को छुपाना। तो ऐसी अगर उसने चीजें करी हैं, तो ऐसे केस में अगर डिपार्टमेंट ने अमाउंट रेज किया है, डिमांड रेज करी है, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सबसेक्शन ये कौन बताता है? ये कहता है रूल 36 सबसेक्शन 3 बताता है। इसके बाद रूल आता है एक रूल 36 सबसेक्शन 4। लास्ट ईयर इस रूल ने इतना ज्यादा तहलका मचाया, इतना ज्यादा कि रूल 36(4) ये नया आया, ये नया रूल इंसर्ट करा गया, और ये रूल आने के बाद जो है इतने सारे इसके ऊपर डिस्कशन हुए, इतने सारे उसके ऊपर वेबिनार्स हुए, क्योंकि ये पहले कंडीशन ऐसी कोई नहीं थी। इसमें एक कंडीशन आईटीसी में और जोड़ दी गई रूल 36(4) के तहत। उसने कह दिया कि जितना आप जीएसटीआर 1 में फाइल करते हो, जितना आप, और जितना मतलब मैं मान एग्जांपल से समझते हैं, मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो। मैं सप्लायर हूं, मैंने बिल काटा 100 वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 100 और 9 वाला, ठीक है। मैंने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करनी थी, मैं अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा और आपके 2A 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। अब मैंने वो जीएसटीआर 1 जो है फाइल नहीं करी, मैंने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी, लेकिन मतलब सिर्फ जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी, बाकी सारी चीजें हो गई। तो क्या आप उसका क्रेडिट ले सकते हो? वहां पे जो है, क्योंकि आपके पास पहला जो है टैक्स, वो टैक्स इनवॉइस है, लेकिन आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। यहाँ पे जो है उसने कंडीशन डाल दी कि अगर आप मैक्सिमम आपका जितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, उससे मैक्सिमम जो है सिर्फ 5%, जो आईटीसी रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका सिर्फ 5% एक्सेस जो है क्रेडिट ले सकते हो। मैंने जो है इनवॉइस नहीं डाला, आपका टोटल क्रेडिट उस महीने का बनता था, मेरे मेरे उसमें से 9 और 9 18 रुपए का क्रेडिट मिलना था, राइट। आपके उसमें क्रेडिट आता था, मान लो टोटल सारी परचेजेस मिला के आपका क्रेडिट आता था उसमें 50 रुपए का क्रेडिट आता था। अब मेरे, अगर मेरा इनवॉइस डल जाता जीएसटीआर 1 में, तो 18 रुपए का क्रेडिट मिल जाता। लेकिन क्या 18 रुपए का क्रेडिट ले सकते हो? नहीं ले सकते। कितना ले सकते हो? 50 रुपए, जो बाकी है, जो जिनसे परचेज की होगी उन्होंने तो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी होगी, मैंने नहीं करी, तो उनके में तो क्रेडिट फ्लो कर रहा है, तो 50 रुपए का उन बाकी सबकी परचेज मिला के, बाकी सबका जो टैक्स मिला के 50 रुपए का टैक्स है, तो 50 रुपए जीएसटीआर 2A में वो आ रहा होगा, आपके 2A 2B में आ रहा होगा। तो 50 रुपए का 5% एक्सेस तक, क्योंकि 18 रुपए मेरा वाला क्रेडिट शो नहीं कर रहा, तो 50 रुपए का 5% कितना रुपए हो गया? 2.5 रुपए। तो इसका मतलब 2.5 रुपए और क्रेडिट जो है आप ले सकते हो। मतलब जितना एलिजिबल क्रेडिट है, कितना, जितना एलिजिबल क्रेडिट है 50 रुपए का, उसका 5% और तक का ही क्रेडिट ले सकते हो। मतलब जो 18 रुपए का मेरा इनवॉइस शो नहीं कर रहा, उस मेरे 18 रुपए में से सिर्फ 2.5 रुपए का ही क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन और उसके बाद जब मैं जीएसटीआर 1 फाइल कर दूंगा, बाकी का जो 2.5 रुपए में से 18 माइनस करते हैं, तो 15.5 रुपए का जो क्रेडिट बच गया, वो तब जब मैं अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दूंगा और आपके 2A 2B में आ जाएगा, तब जाके जो है उसका क्रेडिट ले सकोगे। तो तब जाके उसका क्रेडिट ले सकोगे। ये रूल जो है आया 36(4). पहले इसकी जो लिमिट थी वो 20% थी, 20% से इसको घटा के 10% कर दिया, और 10% से इसको फिर फर्दर घटा के जो है 5% कर दिया। तो ये जो है नया, पहले ये रूल नहीं था, लेकिन ये जब जब से रूल आया, पिछले 2 साल से इस रूल ने काफी ज्यादा जो है इम्पैक्ट डाला। तो अब ये पढ़ लेते हैं ये रूल क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है रूल 36(4) की चर्चा जो है बहुत जगह मिलेगी। रूल 36(4) बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट। इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, डिटेल ऑफ विच हैज नॉट बीन, देखो ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है ये, डिटेल हैज नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर। सप्लायर कौन था? मैं। क्रेडिट किसने लेना था? आपने। इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, क्रेडिट ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट। इनवॉइस या डेबिट नोट तो है तुम्हारे पास, लेकिन मैंने रिटर्न फाइल नहीं करी। नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर, मैंने अपलोड नहीं करी। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1,
सब सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 जो है वो सेक्शन जीएसटीआर 1 का सेक्शन है, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। वो कहता है मैंने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी, जीएसटीआर 1 में मैंने अपलोड नहीं करी। आपने क्या करना है, आईटीसी ले सकते हो, लेकिन कितना ले सकते हो, या मैंने इजी वर्ड में लिख दिया है, मींस नॉट अपलोडेड इन जीएसटीआर 1 बाय द सप्लायर। मैंने अपलोड नहीं करी, लेकिन आप क्रेडिट ले सकते हो। मैं कितना, शैल नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द एलिजिबल, एलिजिबल क्रेडिट। एलिजिबल हमारे एग्जांपल में कितना था, 50 रुपए का जो बाकी लोगों से लिया इनपुट और उन्होंने अपनी 1B फाइल कर दी, तो एलिजिबल क्रेडिट में आ गया 50 रुपए। तो 50 रुपए का 5% और सिर्फ ले सकते हो, 52 रुपए 50 पैसे का क्रेडिट जो है ले सकते हो। 18 रुपए में से सिर्फ 2.5 रुपए का क्रेडिट ले सकते हो। बाकी जब मैं फाइल करूंगा उस महीने में बाकी का जो क्रेडिट है 15.5 रुपए का, तब ले सकते हो, राइट। available in respect of invoices or debit note the detail of which has been uploaded by the supplier under subsection 1। यही बात लिखी हुई है कि किस एलिजिबल क्रेडिट का, जो एलिजिबल क्रेडिट कौन सा होगा, बाकियों का जिन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दी, जीएसटीआर 1 जिन्होंने फाइल कर दी उनका उनका आ रहा होगा एलिजिबल क्रेडिट में, तो उसका मैक्सिमम 5% और जो है क्रेडिट ले सकते हो एज पर रूल 36 सब रूल 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लीगल बैकिंग आज हमें पता लग रही है साथ साथ कि किस तरीके से, किस वजह से जो है हम क्रेडिट जो है ज्यादा नहीं ले सकते। हमारा जीएसटीआर 1 में जो है हमारे 2A 2B में आता है, उसके हिसाब से जब हम क्रेडिट बुक करते हैं तो क्या प्रोविजन जो है हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। आज हमने बात करी कि रूल 36(4) हमें जो है मैक्सिमम 5% का ही क्रेडिट के लिए अलाउ करता है। अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो भी डाला गया, बाद में अमेंडमेंट हुई। ये जो नोट्स बनाए हैं ये अमेंडेड है, अमेंडेड 2020 तक इसको अमेंड कर दिया गया है। तो इसको, इसमें वो अमेंडमेंट भी इंसर्ट करती जो लास्ट ईयर कोविड-19 की वजह से जो है अमेंडमेंट करी थी, और इसको एक्ट को ही अमेंड कर दिया गया था। तो लास्ट ईयर जब ये लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन जो है मार्च के मंथ में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो वहां पे, तो उसके बाद जो है अमेंडमेंट्स करी गई। बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बिजनेस एकदम जो है स्टॉप हो गए थे। तो ऐसे केसेस में रूल 36(4) की जो कंडीशन थी जो रिस्ट्रिक्ट करती थी आईटीसी, उसको जो है थोड़ा सा इजी करा गया, और उसको कुछ मंथ्स के लिए, जहां पे मंथ रखे गए थे फरवरी 2020, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 5 महीने आप कोविड-19 के जो ड्यूरेशन में भी अराउंड 20 या 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था। 20 मार्च 2020 को या 22 मार्च को, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन उसके बाद से ये लॉकडाउन चलता गया था। मार्च, अप्रैल में इस तरीके से पीरियड चलता गया, बिजनेस बिल्कुल शट डाउन। तो ऐसे केसेस में जो है रिस्ट्रिक्शन जो है रूल 36(4) की जो है उस टाइम पे हटा दी गई थी, और उस टाइम पे ये कहा गया कि आपने जो 5% वाली जो कंडीशन है उसको इन 5, ये जो मंथ हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई और अगस्त, ये 7 महीने का जो है आप क्यूमुलेटिव जो है ले लो सितंबर मंथ के रिटर्न में। सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3 भी जब आप फाइल करोगे तो उस में क्यूमुलेटिव फॉर्म में जो है रूल 36(4) का जो है इम्पैक्ट ले लेना। और यही जो है एक्ट में भी डाल दिया गया और लिखा गया प्रोवाइडेड एट द सेट कंडीशन। जो कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन, रूल 36 सब रूल 4 की जो कंडीशन थी, अप्लाई शैल अप्लाई क्यूमुलेटिव, मतलब जॉइंटली। कौन कौन से मंथ को एक ही मंथ माना गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर अगस्त तक का जितना भी क्रेडिट था उसको कहा कि सारा का सारा आप जो है रूल 36(4) के हिसाब से जो है वहां पे सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B के अंदर जो है ले लो। ये बात यहाँ पे कही गई, शैल बी फर्निश विद द क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द सेड मंथ इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन अबव। जो अभी हमने ऊपर कंडीशन की बात करी 5% वाली, इन 5 मंथ के लिए वो जोड़ दी गई। हर मंथ में अप्लाई होगी, हर मंथ में हम एक तरीके से, अब तो क्वार्टरली भी होने लग गई 3B1, लेकिन पहले जो थी वहां पे 3B हमारी सिर्फ मंथली जाती थी। तो उस केसेस में वहां पे फरवरी, मार्च हर महीने में जो है हमें इवेल्युएट करना था रूल 36(4) को, लेकिन कोविड-19 की वजह से यहाँ पे ये 7 महीने को जो है कंबाइन करके जो है कह दिया कि ये 7 महीने का जो क्रेडिट है वो आप इकट्ठे जो है इसका इफेक्ट जो है सितंबर 2020 की जीएसटीआर 3B के अंदर ले लेना।
तो ये चार कंडीशन जो हमारी रूल 36(4) की थी, इसमें जो लास्ट वाली फोर्थ कंडीशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। रूल 36 में मेनली हमें जो बात करनी थी, वो हमें बात करनी थी कि कौन कौन से इनवॉइस के अलावा ऐसे डॉक्यूमेंट हैं कि जिसका हम क्रेडिट ले सकते हैं। इनवॉइस के साथ इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट तो ऊपर ही लिखे थे, एनी अदर डॉक्यूमेंट में बिल ऑफ एंट्री, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस और बाकी सारे हमने बात करी यहाँ पे, और साथ में इसको इसके जो बाकी के सब रूल थे रूल 36(4) के, वो भी हमने साथ के साथ ही कवर कर लिए। अब हम दोबारा वापस आते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में, अभी हम पहुंचे थे जहां पे हम उसकी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की पहली कंडीशन जो वो कहता था कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, वो हम बात कर रहे थे। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए का हमने देख लिया कि रूल 36 के अंदर कौन कौन से हमें जो है टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट या एनी अदर डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एंट्री के बिहाफ पे भी जो है हम बिल ऑफ एंट्री में जो हमारा आईजीएसटी वैल्यू लगी होगी उसका भी हम क्रेडिट ले सकते हैं। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या कहती है, मैंने बात करी थी चार कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दूसरी कंडीशन कहता है ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आज तक हम ये सोच के आते थे प्रैक्टिकली कि हमारे पास इनवॉइस आया, हमने इनवॉइस देखा और हमारे का इनवॉइस हमने देखा 2A 2B में भी आ रहा है, क्रेडिट ले लो। ये बिल्कुल मिथ आज के बाद हमारी गलत हो गई, क्योंकि वो सिर्फ पॉइंट नंबर ए की कंडीशन थी, लेकिन यहाँ तो एक नहीं चार चार कंडीशन है, चार चार कंडीशन है। अब हम दूसरी कंडीशन में कहता है कि वो जो है हम मैं सप्लायर हूं, हमेशा एग्जांपल में ये समझना कि मैं सप्लायर कहूंगा अपने आप को और आप लोग रेसिपिएंट होगे, क्योंकि आईटीसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि आपको क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अपने आप को सप्लायर मान रहा हूं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे पहला तो आपने ये देखना है कि टैक्स इनवॉइस आपको मिल गया है कि नहीं मिल गया, डेबिट नोट या बिल ऑफ एंट्री जो भी केस है मिल गया है तो सिर्फ उसी के ब्याज पे क्रेडिट नहीं ले लोगे, फिर दूसरी कंडीशन में आओगे, फिर देखेंगे कि जो मैंने माल बेचा था वो रिसीव हो गया है कि नहीं हो गया। वो रिसीव जब होगा तो क्रेडिट ले सकोगे। मैंने माल जो है मई मंथ में बुकिंग हुई, मई मंथ में जो है मैंने इनवॉइस भी इशू कर दिया, ठीक है, 31 मई को मैंने इनवॉइस भी इशू कर दिया, ट्रांसपोर्ट में डाल दिया, वो जाके आ रहा है आपके पास, वो पहुंचा 2 जून को पहुंचा, तो वो 2 जून को तो आप उसका क्रेडिट मई में नहीं ले सकते, जून में जाके उसका क्रेडिट लोगे, क्योंकि कंडीशन नंबर 2 कहती है कि जब वो रिसीव होगा तो जाके आप एलिजिबल होगे क्रेडिट के लिए। अभी हमने सिर्फ 2 कंडीशन पढ़ी कि इनवॉइस भी मिल गया और गुड्स भी रिसीव हो गए। इसमें इसकी आगे चर्चा करते हुए इसमें कहा गया, एक्सप्लेनेशन डाली गई इसके तहत, for the purpose of this clause deemed to be registered person has received the goods as the case। और इसमें हम कुछ ऐसे केस देखेंगे, ऐसे केस पॉइंट नंबर 1 और 2 में यहाँ पे डाले गए जहां पे मैं सप्लायर था, आप रेसिपिएंट हो, लेकिन आपने कहा कि भैया मैं तो जो है मुझे गुड्स जो है वो दूसरे को देने हैं, मुझे जो है आप मेरे को भेजोगे। मान लो मैं बैठा हूं दिल्ली में, मैं बैठा हूँ दिल्ली में बैठा हूँ और आप बैठे हो केरला में, केरला में नीचे बैठे हो वहां पे, और मैं बैठा हूँ दिल्ली में। आपने आपका जो कस्टमर है वो है हरियाणा में, तो मैं पहले आपको भेजूंगा केरला, ठीक है, यहां से जाएगा केरला और केरला से फिर आप भेजोगे हरियाणा, ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, अमाउंट भी ज्यादा इंकर्ड होगा। तो आपने कहा कि भैया सीधा सीधा ऐसा करो कि ये जो मेरा माल है ये दिल्ली से आप सीधा सीधा हरियाणा पहुंचा दो, पास के पास है, एक दिन में ही पहुंच जाएगा। तो ऐसे केसेस में वैसे जो कंडीशन नंबर 2 थी वो ये था कि अमाउंट जो है गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए आपको, लेकिन अगर आपकी आपने कहा कि जो है गुड्स जो है मेरे को भेजने की जगह भेज दो कहाँ, हरियाणा भेज दो, तो वो भी माना जाएगा कि कंडीशन नंबर 2 जो है सेटिस्फाइड होती है। एक्चुअल में डिलीवरी किसको होगी, हरियाणा वाले को डिलीवरी होगी, लेकिन मान लिया जाएगा कि डिलीवरी आपको हुई है। यही एक्सप्लेनेशन कहता है कि मान लिया जाएगा कि कुछ ऐसे केसेस में जो अभी हम केस पढ़ेंगे वहां पे मान लिया जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन मतलब आप, मान लिया जाएगा कि आपने गुड्स रिसीव कर लिए हैं।
कब कब मान लिया जाएगा कि आपने गुड्स रिसीव कर लिए हैं, वो एग्जांपल याद रखना कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, आप केरला में बैठे हो, लेकिन लेकिन जो कस्टमर है